बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, चैप्टर 2 कर रहे थे हम फेडरल एक्साइज एक्ट ड्यूटी एक्ट का। तो इसमें हमने सेक्शन 6 तक कर लिया है पिछली वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 7 से स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है कि अगर कुछ अशिया जिनका शेड्यूल 1 में ज़िक्र है तो बोर्ड एक नोटिफिकेशन के ज़रिए स्पेसिफाई करेगा कि उन पर ड्यूटी सेल्स टैक्स एक्ट के तरीके से ली जाएगी। जैसे कि ए में कह रहा है कि ऐसा शख्स जो कोई अशिया बना रहा है या कोई सर्विस दे रहा है तो वो पहले जो इनपुट टैक्स अदा कर चुका है वो चीज़ बनाने के वक्त, लेते वक्त, तो जब वो फाइनली एक्साइज ड्यूटी अदा करेगा तो उसमें से वो पहले वाली ड्यूटी जो है वो डिडक्ट करेगा, माइनस करके फिर ड्यूटी अदा करेगा। बी में कह रहा है कि इसी तरह आउटपुट टैक्स जो उस शख्स ने अदा किया और वो भी जो है ना एक्साइज ड्यूटी देते वक्त उसमें से डिडक्ट करेगा, फिर वो जो है ना एक्साइज ड्यूटी अदा करेगा। इनपुट टैक्स का मतलब ये है कि जो पहले चीज़ें बनाते वक्त, जो इसको बनाने के वक्त जो उसने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया तो उस पर जो ड्यूटी उसने अदा की वो हो गया इनपुट टैक्स। ठीक है। आउटपुट टैक्स यानी वो चीज़ जब वो बनी उस वक्त जो है ना उसने जो टैक्सेस दिए, ठीक है, वो उसके आगे आउटपुट टैक्सेस। अब फिर वो जब चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है या मार्केट में आ रही है तो उसके ऊपर जो है ना वो कर रहेगा, ड्यूटी अदा करेगा, तो वो उसमें से माइनस करेगा, पहले वाली भी और बाद वाली भी। सी में कह रहा है कि अब अगर किसी भी शख्स ने कोई भी अशिया या चीज़ें या सर्विसेज ली तो उस पर वो ड्यूटी अदा की तो वो भी ड्यूटी डिडक्ट करेगा, यानी सर्विसेज लेते वक्त जो उसने वो की वो भी उसमें से माइनस करेगा जब वो कोई भी ड्यूटी अदा करे। यानी अपने किसी भी बंदे ने एक चीज़ बनाई, उसके लिए किसी की सर्विस हायर करनी पड़ी, तो उस सर्विस के लिए जो उसने अदा की है, ड्यूटी अदा की है, तो वो भी फाइनल जब ड्यूटी उस चीज़ के ऊपर वो दे रहा है, अपनी चीज़ के ऊपर, तो वो भी उसमें से माइनस करेगा। ठीक है, ये था सी में। फिर डी में कह रहा है कि और किसी भी महीने में अगर वो कोई भी ड्यूटी देगा उन अशिया पर जो उस महीने में उसने मैन्युफैक्चर की यानी या बनाई, तो उसमें से भी ड्यूटी जो पहले वो अदा करेगा उसमें से वो वापस रॉ मटेरियल लेने के वक्त या दूसरी चीज़ों के वक्त तो वो भी उसमें से माइनस करेगा। अब 2 में क्या कह रहा है? 2 में ये कह रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र करेगी कि सेल्स टैक्स की कोई भी शिक यानी जिससे रिलेटेड हो लेवी या एग्जेम्पशन ऑफ सेल्स टैक्स, रजिस्ट्रेशन या बुक कीपिंग यानी रिकॉर्ड वगैरह रखते वक्त, या इनवॉइसिंग या रिटर्न्स या ऑफेंसेस या पेनल्टीज़, अपील्स या रिकवरी या फिर एरियर्स, ठीक है, और फिर उस तरह वो अपनी मॉडिफिकेशन और अल्ट्रेशन यानी वो चेंजेस जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट लाना चाहे, ठीक है, वो ला सकती है उस मामलात में जिसमें एक्साइज ड्यूटी पर जिस पर लागू होगी। ठीक है, उन मामलात को उसी तरह से वो डील करेगी जो है ना फेडरल गवर्नमेंट। फिर एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि इस एक्ट के फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एग्जेम्पशन इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स या टैक्स पीरियड, उसका वही मतलब है जिस तरह से सेल्स टैक्स में उनका मतलब बताया गया है। यानी सेल्स टैक्स की डेफिनेशन में हमने जिस तरह से इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, टैक्स पीरियड की जो डेफिनेशन है वो इस एक्ट में भी उसी तरह लागू होंगी। तो अगर वो फेडरल गवर्नमेंट चाहेगी कि कोई भी जो है ना वो प्रोविज़न सेल्स टैक्स की इस तरह से अप्लाई करना चाहे तो उसमें उसकी वैल्यूज़ या उसकी जो डेफिनेशन है वो सेम रहेगी। अब है 8 नंबर में डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज मतलब ये होता है कि जो एक्स्ट्रा पेमेंट हम करते हैं, यानी अगर आपने ड्यूटी देर से दी है तो उसके ऊपर जो हमारे ऊपर टैक्स लगेगा, पेनल्टी लगी, उसको कहेंगे डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। देखते हैं कि अगर कोई भी शख्स ड्यूटी उस वक्त जो उस पर वाजिब हो वो अदा ना करे या फिर कोई भी ड्रॉबैक या कटौती या एडजस्टमेंट गैर ज़रूरी करवाता है, जो उस पर उसका हक नहीं है लेकिन वो गैर ज़रूरी कराता है, तो उसकी ड्यूटी के साथ साथ उसको डिफ़ॉल्ट सरचार्जेस जो कि 12% सालाना, ठीक है, पर एनम होगा, तो वो उस ड्यूटी या रिफ़ंड का उसको वो अदा करना पड़ेगा। सही है। फिर ए में है कि डिफ़ॉल्ट सरचार्ज मुकर्ररा तारीख के अगले दिन से लेकर उस दिन तक होगी जब एक्चुअली ड्यूटी अदा की गई। यानी उसने डिफ़ॉल्ट सरचार्ज उस दिन से हो गए जब उसने ड्यूटी उसको अदा करनी चाहिए थी, उसने नहीं की, आखिरी तारीख थी उसकी, उसके बाद फिर जितना लेट करेगा और फिर आज के दिन अगर वो करना चाहे तो अब तक जितने उसने दिन लेट किए वो उसको अदा करने पड़ेंगे। ठीक है। और एडजस्टमेंट का केस ये है, तो अगर है तो उस एडजस्टमेंट के दिन से लेकर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लिए जाएंगे। तो ये
9 में है कि लाइबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज और बिजनेस एंटरप्राइजेज और इन द केस ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। अगर कोई भी बिजनेस सेल हो जाता है या प्राइवेट कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसके ऊपर क्या लाइबिलिटी होगी, किस तरह से पेमेंट उसकी होगी। तो इस एक्ट के मुताबिक कोई भी जो है ना, अगर कंपनी या प्राइवेट कंपनी है या बिजनेस इंटरप्राइजेज है, ठीक है, या कारोबार है, अगर वो बंद हो जाए या ख़त्म हो जाए तो किसी भी किस्म की ड्यूटी लिक्विडेशन से पहले, यानी लिक्विडेशन कहते हैं उस कंपनी को डिज़ोल्व कर देते हैं, अगर उसकी जो है ना बेच देते हैं, नीलाम कर देते हैं या कुछ भी, या उसको डिज़ोल्व कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बाइफरकेट कर देते हैं, तो उससे पहले, दौरान या बाद में कंपनी से नहीं बल्कि उस शख्स से वसूल की जाएगी जो उस कंपनी का मालिक, यानी अब जिसकी वो ऑनरशिप है ना, ठीक है, कंपनी तो लिक्विडेशन होगी, वो उससे पहले, उसके बाद और उसके दौरान में जो भी ड्यूटी होगी वो उसी बंदे ने देनी है जो उसका हाजिर मालिक है, अभी उसका मालिक है, ठीक है जनाब, उससे ली जाएगी। और या फिर जो कंपनी का मालिक है या पार्टनर है या डायरेक्टर, ठीक है, वो सारे मिलकर उसको अदा करेंगे, कंपनी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। 2 में कह रहा है कि अगर किसी कंपनी पर कोई भी ड्यूटी ड्यू हो और उसके बीच या उसको बेच दिया जाए तो उसकी जो ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाए तो जो ख़रीदने वाला है या जो नया मालिक है वो ड्यूटी अदा करेगा, लेकिन अगर वो अदा ना करे तो जो ट्रांसफरी है, जो कर रहा है ट्रांसफ़र वो या बेच रहा है, तो उसने अदा करनी होगी। कोई भी कारोबार उस वक्त तक, प्रोवाइडेड दैट कह रहा है ना इसमें नीचे, कि कोई भी कारोबार उस वक्त तक सेल नहीं होगा जब तक उसके तमाम वाजिबात अदा ना की जाए, यानी उसके ऊपर जो ड्यूटी या लाइबिलिटी जितनी भी बन रही हैं, जब तक वो अदा नहीं करेंगे वो कारोबार की जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, कागजी कार्रवाई उसके ऊपर नहीं करेगा FBR, ठीक है। लेकिन तीसरे में कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई कारोबार टर्मिनेट हो जाता है तो उसकी जो ड्यूटी अदा करनी होगी वो जो टर्मिनेट कर रहा है उसने करनी है, ठीक है। कारोबार अगर बीच में ख़त्म कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, तो उसकी जो ड्यूटी है वो जो टर्मिनेट करने वाला है वो अदा करेगा। 10वें में है कि एप्लीकेबल वैल्यू एंड रेट ऑफ ड्यूटी, ठीक है। अब एप्लीकेबल वैल्यू, जो उस चीज़ की वैल्यू है वो कितनी है और उसके ऊपर ड्यूटी किस तरह से अदा करनी होगी। तो किसी भी चीज़ की वैल्यू या ड्यूटी वही होगी जो उसकी वैल्यू, रिटेल प्राइस या जो उसकी टैरिफ वैल्यू और जो ड्यूटी का रेट उस वक्त लागू होगा। किस तरह से, ए में बात कर रहा है कि उस तारीख पर जब वो चीज़ एक्सपोर्ट हो या मुल्क के अंदर कंज्यूम हो, एक्सपोर्ट मतलब मुल्क से बाहर जाए या फिर मुल्क के अंदर कंज्यूम हो, तो उसकी जो वैल्यू हो, उसकी जो रिटेल प्राइस है या टैरिफ वैल्यू है, उसके हिसाब से ड्यूटी उसके ऊपर लागू होगी, सही है। बी में कह रहा है कि और सर्विसेज भी इसी तारीख पर जब वो दी जाए, कोई भी सर्विस है, जो कंसल्टेंट है, कंस्ट्रक्शन वाला है, तो वो जितनी सर्विस दे रहा है, ठीक है, जितनी उसने फ़ीस उससे चार्ज की है उस हिसाब से उसके ऊपर ड्यूटी लागू होगी उस तारीख पे। सी में कह रहा है कि अगर किसी भी अशिया उन इलाकों से बाहर बनाई जाएं जहां पर ये एक्ट लागू नहीं है, यानी पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया आज़ाद कश्मीर वगैरह हो गए, तो वहां से बनाकर यहाँ पाकिस्तान दूसरे सूबों में लेकर आए जाएं, तो उस तारीख पर जब वो लाई जाएंगी उसी हिसाब से उनके ऊपर जो है वो ड्यूटी लगेगी। कलेक्शन ऑफ एक्सेस ड्यूटी, अगर ज़्यादा ड्यूटी अदा किसी ने कर दी है या किसी से ले ली गई है तो उसका क्या सीन है। तो अगर कोई शख्स जितनी ड्यूटी बनती है उससे ज़ायद कलेक्ट करता है तो वो ज़ायद ड्यूटी जो है, जो ली गई है, वो फेडरल गवर्नमेंट को मुंतकिल कर दी जाएगी। और फिर अगर वो रिफंड का कोई सीन है तो वो फेडरल गवर्नमेंट को प्रोसीजर के थ्रू जो है ना वो होगी। ऐसे नहीं है कि कोई उसके ऊपर क्लेम किसी का नहीं है, ठीक है, कि भाई हमने ज़्यादा दे दी है और हमें वापस लाजमी की जाए, ठीक है। तो जो प्रोसीजर है रिकवरी का उस हिसाब से वो चलेगा, ठीक है। क्लेम इसके ऊपर किसी का भी नहीं है कि वो रिकवर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, ठीक है। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ ड्यूटी। अब वैल्यू किसी भी चीज़ की क्या है, किस तरह से उसको डिटरमाइन करना है, वो इसमें देखते हैं। किसी भी चीज़ पर ड्यूटी का रेट डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू पर, और वो अदा की जाएगी सेल्स टैक्स के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 46, और इसमें से ड्यूटी वो जो ड्यूटी की रकम उसमें से निकाल ली जाएगी, सही है, निकाली जाएगी। तो किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है या उसकी ड्यूटी का रेट डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू उस टाइम पर कितनी है। बी में है 2 में है कि अगर सर्विस की बात करें तो उस पर सर्विस के चार्जेस पर ड्यूटी का इन्हिसार होगा, यानी उस सर्विस के जितने भी चार्जेस हैं ना, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर वो कोई कंसल्टेंट सर्विस दे रहा है या कोई भी और प्लम्बर सर्विस दे रहा है,
तो उस पर ड्यूटी कितनी होगी, ड्यूटी उसी तरह होगी जितने उसके चार्जेस, अगर चार्जेस ज़्यादा हैं तो उसके उस हिसाब से ज़्यादा ड्यूटी होगी, अगर वो चार्जेस कम ले रहा है, 100 रुपये ले रहा है तो उसके ऊपर ड्यूटी थोड़ी होगी। जाहिर सी बात है, अगर 1000 रुपये उसकी फ़ीस है तो उसके ऊपर ड्यूटी ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है। तो ये बात है, लेकिन उसमें जो है ना यूटिलिटी और दूसरी फैसिलिटीज़ भी शामिल होंगी। फिर भले उसने जो भी वो यूज़ की, फिर भले वो सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है या चार्जेस ले रहा है या नहीं, मतलब अगर भले फिर वो अपने किसी दोस्त के घर में काम कर रहा है, वहाँ से वो कहे कि मैंने तो फ़ीस ली नहीं, लेकिन जो फ़ीस उसकी बनती है उतनी ड्यूटी उसको अदा करनी पड़ेगी। थर्ड में कह रहा है कि अगर किसी चीज़ पर इम्पोर्ट के वक्त ड्यूटी लागू हो तो वो कस्टम एक्ट 1969 के सेक्शन 29 के मुताबिक उसकी वैल्यू देखकर ड्यूटी का तयन होगा, जिसमें कस्टम ड्यूटी भी उसकी लगाई जाएगी, ठीक है। फिर 4 में क्या कह रहा है कि यानी अगर रिटेल प्राइस पर ड्यूटी लागू हो, रिटेल प्राइस पर ड्यूटी ली जा रही है, ठीक है, किसी भी चीज़ की, तो जो मैन्युफैक्चरर ने प्राइस तय की है रिटेल प्राइस, उस पर ड्यूटी ली जाएगी, ठीक है। उस रिटेल प्राइस में तमाम ड्यूटीज़ और टैक्सेस शामिल होंगे, माँ सिवाय सेल्स टैक्स के, जो कि सेक्शन 3 के तहत वसूल होगा। लेकिन प्रोवाइडेड अगर एक से ज़्यादा रिटेल प्राइस फिक्स की गई हों, यानी उसने जो मैन्युफैक्चरर उसने एक से ज़्यादा रिटेल प्राइस दे दी, तो उस चीज़ के लिए तो वो सबसे ज़्यादा जो वो होगी प्राइस होगी उस पर जो है ना वो टैक्स लिया जाएगा, और वो बोर्ड उसका जो बॉक्स है या जो पैकेट है उसके ऊपर लिखा होगा कि सबसे ज़्यादा रिटेल प्राइस जो है ना वो ये है, ठीक है। और अगर बोर्ड हुक्म करता है कि भाई नहीं आप भले नहीं लिखो, तो फिर वो भले मैन्युफैक्चरर की मर्ज़ी है, लेकिन बोर्ड उसकी इजाज़त देगा कि भले वो ना लिखे, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी चीज़ पर ड्यूटी कॉस्ट प्राइस लोकल प्रोडक्शन की बुनियाद पर परसेंटेज में वसूल की जाए तो इंपोर्ट किए गए आइटम पर ड्यूटी सेक्शन 4 के तहत ली जाएगी। मज़ीद जो है ना फिर प्रोवाइडेड कह रहा है, थर्ड में देखें ना, फिर प्रोवाइडेड कह रहा है मज़ीद बोर्ड चाहे तो जोन्स का तयन भी कर सकता है कि ये जोन है, फलानी जोन है, फलानी जोन है, ठीक है, जहाँ पर हाईएस्ट रिटेल प्राइस पर ड्यूटी वसूल की जाएगी। अगर वो बोर्ड चाहे तो इस जोन में हाईएस्ट पे ले जाएगी, इस पे कम में ली जाएगी, इस पे जो है ना वो किसी और प्राइस पे ली जाएगी। बोर्ड अगर तयन करना चाहे तो वो कर सकता है, अदरवाइज जो है ना हाईएस्ट रिटेल प्राइस के ऊपर ड्यूटी ली जाएगी। 5वें में कह रहा है कि बोर्ड चाहे तो किसी भी चीज़ की कम से कम कीमत का भी तयन कर सकता है कि भाई इसकी मिनिमम जो है ना प्राइस ये है, ठीक है, जिस पर ड्यूटी लागू है, मिनिमम प्राइस पर ड्यूटी लागू है तो उस पर उसी तरह ड्यूटी अदा की जाएगी। लेकिन अगर जिस वक्त ये चीज़ बेची जा रही हो तो उसकी कीमत उससे ज़्यादा हो, मतलब अगर वो चीज़ का जो वैल्यू है बोर्ड ने उसकी जो कीमत है वो कम तयन की है, लेकिन अगर वो मार्केट में बेची जा रही है तो वो ज़्यादा पैसों में बेची जा रही है, ठीक है, समझ रहे हैं इसको। तो फिर बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड ने जो कीमत तय की गई है उससे ज़्यादा है तो वो उस पर ड्यूटी लेगा। बोर्ड जो ज़्यादा कीमत पे जिस पे मार्केट में बिक रही है तो बोर्ड उस पर जो है ना वो ड्यूटी इससे लेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। बाकी इसके 6 सेक्शन सब सेक्शंस और हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई है और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करेंगे। तो बहुत जल्द जो है ना नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।